हेलो सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। हम रासायनिक बंध चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें अगली क्लास अपनी सबसे पहले रासायनिक बंध चैप्टर में हमने एक सामान्य जानकारी पढ़ी कि बंध क्या होता है। फिर बंध के प्रकार पढ़े, फिर आयनिक बंध पढ़ा, आयनिक बंध के बारे में पढ़ा, आयनिक बंध बनता कब है। फिर हमने सहसंयोजक बंध पढ़ा, उसमें पढ़ा कि सहसंयोजक बंध बनता किन के बीच है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है, कौन सा तत्व अधिकतम कितने बंध बना सकता है। और अब अपन पढ़ रहे हैं वीबीटी, जो सहसंयोजक बंध है उसकी व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत दिया गया वीबीटी। अब जब भी सहसंयोजक बंध बनता है तो यहाँ दो प्रकार की घटनाएं सामने आती है, एक आती है अतिव्यापन और एक आता है संकरण। अब मैं समझाना चाह रहा हूं कि वीबीटी क्यों दी गई, ये वीबीटी होती क्या है। देखिए समझो एक बार सभी। वी का मतलब होता है वैलेंस, वैलेंस का मतलब होता है संयोजकता, पी का मतलब बॉन्ड बंध, और टी का मतलब थ्योरी सिद्धांत। इसका मतलब इसे कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। ये किसके लिए दिया गया, ये सहसंयोजक बंध की व्याख्या करने के लिए दिया गया। देखो पढ़ो सबसे पहले, वीबीटी की फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब वैलेंस का मतलब है संयोजकता, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये सहसंयोजक बंध का निर्माण अतिव्यापन से बनता है। वेरी गुड, अभी सीखेंगे अतिव्यापन क्या है। सहसंयोजक बंध निर्माण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, पता है आपको बंध निर्माण में हमेशा कौन भाग लेता है सहसंयोजक बंध निर्माण में, खाली कक्षक, वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त। यानी एक इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होना चाहिए, कक्षक होना चाहिए। बोले तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होना चाहिए, कक्षक होना चाहिए। तो सहसंयोजक बंध निर्माण में देखो इसी 1s1 1s1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त क्या है, खाली कक्षक। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इस घटना को क्या कहेंगे, अतिव्यापन। आगे पढ़ेंगे, ये तो जनरल बात है, हर एक छोटी बात बताई जा रही है, केवल आपको सीखना है। अगला ये देखो, जैसे इस ये परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कभी भी बंध निर्माण करने वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान चक्रण में नहीं होने चाहिए, विपरीत चक्रण में होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक को ऊपर दर्शाया दूसरे को नीचा दर्शाया। ये क्या है, एस कक्षक गोलाकार है, ये परमाणुवीय कक्षक है। ये एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुवीय कक्षक। ये भी क्या है, परमाणुवीय कक्षक। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों कक्षकों का यहाँ क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, दोनों पास पास आएंगे और ओवरलैपिंग हो जाएंगे। इसका कुछ भाग इसमें, इसका कुछ भाग इसमें, और जहां पर अतिव्यापन हो रहा है वहां क्या दर्शाए गए हैं, इलेक्ट्रॉन। अब बताओ रहा, ये परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर बना लेते हैं, दोनों संयुग्मित होकर अतिव्यापित होकर क्या बना लेते हैं, आणविक कक्षक, जिसमें आणविक कक्षक की संख्या एक ही है। आणविक कक्षक की संख्या एक ही है, यहाँ परमाणुवीय कक्षक दो थे आपस में, ये आपस में सब अतिव्यापित हो गए और एक आणविक कक्षक बना लिए। इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के बीच में है, ये दोनों परमाणुओं के क्या है, नाभिक है, और ये उनकी अक्ष पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है। और यही क्या है, बंध है, यही क्या है, बंध है। ये है आणविक कक्षक। इसका मतलब ये भी कोई H था, ये भी कोई H था, और ये HH आज जुड़ गए और HH के बीच में क्या बन गया है, सिग्मा बंध बन गया। ये HH के बीच क्या बन गया, ये HH के बीच ये HH के बीच बन गया सिग्मा बंध, सिग्मा बंध बन गया। जैसे ये H और ये सिग्मा बंध बन गया। ये बंध अतिव्यापन से ही बना है। ये सिग्मा बंध कैसे बना, इसकी घटना को मैंने समझाया है। दोनों परमाणु कैसे पास पास आए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे हुई, अतिव्यापन कैसे हुआ, और इससे 20 बन गया, दो परमाणुओं के बीच सिग्मा बंध। बनाओ फटाफट। कुछ भी नहीं है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षक पास पास आएंगे,
वो आपस में अतिव्यापित होंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच में रहेगा और क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध। अतिव्यापन हो रहा है तो क्या बन रहा है, सहसंयोजक बंध बन रहा है। इसीलिए सहसंयोजक बंध की अच्छी तरह व्याख्या करने के लिए अतिव्यापन और संकरण की घटना दी गई, किसमें, वीबीटी में, संयोजकता बंध सिद्धांत। आगे, सहसंयोजक बंध निर्माण की पूर्ण व्याख्या करने के लिए वीबीटी में किसकी अवधारणा दी गई, एक तो अतिव्यापन ओवरलैपिंग और एक हाइब्रिडाइजेशन संकरण की घटना शामिल है। ये दो अवधारणाएं दी गई। दोबारा बता देता हूं, वीबीटी क्यों पढ़ी जाती है, सहसंयोजक बंध की व्याख्या के लिए पढ़ी जाती है। इसमें कौन कौन सी घटनाएं शामिल है, दो, अतिव्यापन और संकरण। अपनी दो मेन हेडिंग है। पहली हेडिंग है आज की क्लास की, अतिव्यापन किसे कहते हैं, बताओ। देखिए, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन समान चक्रण में होंगे, विपरीत चक्रण में होंगे, विपरीत चक्रण में होंगे। तो परिभाषा पढ़ो, विपरीत चक्रण युक्त एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुीय कक्षक आपस में संयोजन करते हैं तो यह आणविक कक्षक बनते हैं। संयोजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अतिव्यापन कहलाती है। अंडरलाइन करने की बात कौन सी है, विपरीत चक्रण युक्त, कौन सी है रे, विपरीत चक्रण युक्त और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुीय कक्षक आपस में क्या होते हैं, संयोजित। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अतिव्यापन कहलाती है। देखो, ये देख लो, दो गोलाकार कक्षक है, इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले हैं, दोनों आपस में मिले, ये अतिव्यापन हुआ, ये बन गया आणविक कक्षक। दो परमाणुीय कक्षक आपस में मिले और एक आणविक कक्षक बना। ऐसे नहीं है यहाँ कि दो कक्षक मिलेंगे तो दो ही बनेंगे आणविक कक्षक, ऐसा तो एमओटी में होता, आगे होगा ऐसा तो एमओटी में होगा। ये तो वीबीटी है, यहाँ दो परमाणुीय कक्षक आपस में सम्मिश्रित होकर एक ही आणविक कक्षक बना रहे। ये रहा, एक ही बन रहा है। पहले दो थे परमाणुीय कक्षक और आणविक कक्षक एक ही बन गया। एक ही कक्षक में दोनों परमाणुओं के नाभिक आ गए। अरे ये कोई अणु बन गया, अणु, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में क्या है, सिग्मा है। इसे ही तो कहते हैं अतिव्यापन, इसे ही कहते हैं अतिव्यापन। अगला पढ़ो भाई, अतिव्यापन के प्रकार। अब बताऊं रे, अतिव्यापन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों के बीच हो रहा है। अब अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक कौन कौन से हैं, कक्षकों की व्यवस्था कैसी है, इसी आधार पे अतिव्यापन कई प्रकार का होता है। सबसे पहले, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की व्यवस्था कैसी है, अक्ष पे कौन से कक्षक आ रहे हैं, इसी आधार पर, व्यवस्था के आधार पर आपको पता है, एक तो कक्षक आ सकते हैं एक ही अक्ष पर समाक्षी, एक ही अक्ष पर दोनों का हेड आपस में मिले, और एक अक्ष तो ऐसे हो दोनों कक्षक ऐसे लंबवत हो और ऐसे ऊपर मिले, अक्ष के ऊपर या नीचे मिले, इसे बोलते हैं संपार्श्व। ये साइड टू साइड मिलान हुआ है, ये हेड टू हेड मिलान हुआ है। अगर हेड टू हेड मिलान हो, मैं कह रहा हूं कक्षकों की व्यवस्था के आधार पर, एक कक्षक ये रहा, एक कक्षक ये रहा, दोनों कक्षक एक ही अक्ष पर है, दोनों के सिर आपस में मिले, इसे कहते हैं समाक्षीय, अक्षीय। और अगर अक्ष तो ये हो, दोनों ऐसे हो और ये आपस में मिले ऊपर नीचे, इसे कहते हैं संपार्श्व अतिव्यापन। तो कक्षकों की व्यवस्था के आधार पर, उनके मिलने के आधार पर अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। एक समाक्षीय, जिसे सम्मुख कहते हैं, इसमें हेड टू हेड मिलान होता है। पढ़ो देखिए, समाक्षीय या सम्मुख अतिव्यापन, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक ठीक अंतरानाभिकीय अक्ष के ठीक ऊपर होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं ठीक अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर। देखो, ये कोई अंतरानाभिकीय अक्ष है जिस पर दोनों परमाणुओं के नाभिक मिलेंगे, और इस अक्ष को ज्यादातर माना जाता है जेड एक्स।
ये अंतरानाभिकीय एक्स है, ये कोई, अब आपको पता ये जेड एक्स है तो इस पर आने वाले कक्षक भी जेड वाले ही होंगे, क्योंकि याद रखना छोटी क्लासों में खूब पढ़ते थे, एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे? ये एक्स है ना, ये वाई है ना, तो ऊपर कोई जेड होता था ऐसे ऐसे, ये था ऊपर जेड, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। अब यहां अगर ये नाभिकीय एक्स जेड एक्स है तो यहाँ पी जेड ही लाना पड़ेगा। अगर पी एक्स पी वाई लाते तो वो तो इनके क्या होते? लंबवत होते, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। अब अगर एक्स के अनुदिश ही लाना है तो पी जेड को ही लाना पड़ेगा। ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त है, ये पी जेड कक्षक भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त है। पी कक्षक डंबलाकार होते हैं, एस कक्षक गोलाकार थे। दोनों पास पास आएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए, ये दोनों के बीच सिग्मा बंध बन गया। दोनों परमाणविक कक्षक आपस में सम्मिश्रित होकर एक आणविक कक्षक बना लिए और दोनों का इलेक्ट्रॉन घनत्व बीचों बीच है। ये बन गया सिग्मा बंध और ये बन गया आणविक कक्षक। तो दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर एक आणविक कक्षक बनाते हैं। ये हुआ अतिव्यापन। ये किसके बीच हुआ? पीजेड के बीच हुआ। कैसा अतिव्यापन हुआ? मिलने वाले दोनों कक्षक अंतरानाभिकीय एक्स के ठीक ऊपर मिले हैं, ठीक ऊपर मिले हैं, इसीलिए इस अतिव्यापन को हमने बोला कौन सा अतिव्यापन? समाक्षीय या सम्मुख अतिव्यापन। इसमें दोनों के सिर आपस में एक ही अक्ष पे मिले हैं, इसीलिए इस अतिव्यापन को बोला गया है समाक्षीय अतिव्यापन। अगला, समाक्षीय अतिव्यापन में सदैव सिग्मा बंध बनता है। बनाना भी देखो, समाक्षीय अतिव्यापन में सदैव सिग्मा बंध बनता है। क्या कह रहा है? सिग्मा बंध परबल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय एक्स के ठीक ऊपर होता है। देखो एक बार, हाँ एक बार देखना, समाक्षीय अतिव्यापन एक ही एक्स पर होता है, इसमें बनने वाला बंध सिग्मा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिक के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए ये बंध परबल होता है। तो सिग्मा बंध परबल बंध है भैया। अगला, दूसरा, समपार्श्विक अतिव्यापन, कोलेट्रल अतिव्यापन, ये होता है साइड टू साइड अतिव्यापन। कैसे? अभी देखते हैं। इसमें भाग लेने वाले कक्षक अंतरानाभिकीय अक्ष के ठीक लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब ये तो एक्स और इसके ऐसे होंगे लंबवत। अगर इसके अनुदिश होते ऐसे तो ये तो समाक्षीय था, ये समपार्श्व है। देखते हैं, देखिए समपार्श्व क्या होता है। देखो देखिए, ये अंतरानाभिकीय एक्स जेड एक्स है। अब यहां पीजेड तो काम में ले नहीं सकते, पीजेड तो जेड के अनुदिश होता। अब चाहे एक्स लो और चाहे वाई लो, क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो पी एक्स और पी वाई पीजेड के क्या होंगे? लंबवत। अब मैंने इसको लंबवत लिखा, इसको भी लंबवत बनाया। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे पी एक्स भी लंबवत होता है, पी वाई भी लंबवत होता है, चाहे पी एक्स लो और चाहे पी वाई लो। अब ये एक दूसरे से मिलेंगे, अतिव्यापन होगा। ये देखो, ऊपर भी ओवरलैपिंग हुई, नीचे भी ओवरलैपिंग हुई। अब बताओ रे, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष के ऊपर है क्या? ठीक नाभिकीय अक्ष पर है क्या? नहीं, या तो नाभिकीय अक्ष के ऊपर है या नीचे है। अब बताओ रे, यहां कौन सा बंध बनता है? ये बंध ऊपर नीचे अतिव्यापन हो रहा है, ये आधा पाई ऊपर आधा पाई नीचे, ये अक्ष, ये है कौन सा? ओवरलैपिंग अतिव्यापन। ये देखो, ये है ओवरलैपिंग अतिव्यापन। अब बताओ रे, इससे जो बंध बना वो पाई बंध बना है। अब बताओ रे, ये बना है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये पाई बंध बन गया। तो समपार्श्व अतिव्यापन में सदैव पाई बंध का निर्माण होता है। इसमें आधा पाई ऊपर बनता है और आधा पाई नीचे बनता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष पे नहीं है, बीच में आधा ऊपर है और आधा नीचे है, इसीलिए पाई बंध एक कमजोर बंध होता है। क्योंकि यहाँ आकर्षण है ना, ये ठीक नाभिकीय अक्ष के ठीक ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होता। यहाँ वाला धनावेश है ना, यहाँ वाला धनावेश, ये धनावेश, ये नाभिक का धनावेश, इनके बीच आपस में प्रतिकर्षण होता है, ये दूर दूर चले जाते हैं, इसीलिए ये बंध कमजोर बंध होता है।
पाईबंद कमजोर क्यों होता है? इस नाभिकीय धनावेश और इसके बीच प्रतिकर्षण होता है, दूर दूर चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष के ठीक ऊपर नहीं होता, या तो ऊपर होता है या नीचे होता है। ये पाईबंद बनता है। तो समपार्श्व अतिव्यापन से सदैव पाईबंद बनता है। एक बार दोबारा, बस अतिव्यापन दो ही बातें बताता है। समाक्षीय अतिव्यापन कराओ सिग्मा बनेगा, समपार्श्व कराओ पाई बनेगा। अगला देखो, पाईबंद एक दुर्बल बंध है क्योंकि इसके निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष पर तो शून्य होता है, नाभिकीय अक्ष पर तो होता ही नहीं। ये तो था कक्षकों की व्यवस्था के आधार पर अतिव्यापन दो प्रकार का बताया, एक समाक्षीय एक समपार्श्व। चलो कोई बात नहीं। अगला, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों के प्रकार के आधार पर अतिव्यापन। अगर अतिव्यापन में भाग लेने वाले दोनों कक्षक एस एस है तो एस एस अतिव्यापन, एक एस एक पी है तो एस पी अतिव्यापन, दोनों ही पी है तो पी पी अतिव्यापन। चलो भाई देखते हैं। देखो देखिए, पहला एस एस अतिव्यापन। अगर अतिव्यापन में भाग लेने वाले दोनों कक्षक एस एस हो, ये देखो हाइड्रोजन में होता है ऐसा एस एस, ये 1s1 ये 1s1, विपरीत चक्रण के दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, ये बन गया आणविक कक्षक, और ये दोनों का इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ आ गया। अब आपको ये पता है कि एस एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन केवल नाभिकीय अक्ष पर ही मिल सकते हैं, केवल ठीक नाभिकीय अक्ष के ऊपर इनका मिलान हो सकता है, क्योंकि एस कक्षक कैसा है? गोलाकार। इसीलिए कहते हैं एस एस अतिव्यापन सदैव अक्षीय अतिव्यापन होता है, और एस एस अतिव्यापन से सदैव सिग्मा ही बनेगा, पाई कभी नहीं बनेगा। यहां कभी भी समपार्श्व अतिव्यापन नहीं होगा। तो एस एस अतिव्यापन से सदैव सिग्मा ही बनता है, सदैव सिग्मा ही बनेगा। एस एस अतिव्यापन से सदैव सिग्मा बंद बनेगा, सिग्मा बंद बनता है, सिग्मा बंद बनता है। और ये दोनों परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर बना लिया आणविक कक्षक। ऐसे अतिव्यापन से सदैव सिग्मा बंध का निर्माण होता है। आ गई ना बात। अगला, एसपी अतिव्यापन, एक एस भाग ले और एक पी भाग ले। वही अंतरानाभिकीय अक्ष तो अपने को जेड अक्ष ही रखनी है। ये एस का इलेक्ट्रॉन है और ये पी जेड है। अब आप यहाँ को सोचोगे सर यहाँ पी एक्स पी वाई काम में क्यों नहीं लिया? अरे वो तो इनके क्या होता, इस जेड के क्या होता, लंबवत होता। अपने को जेड अक्ष के अनुदिश रखना है। ऐसे अगर रख लेते ना तो मिलान ही नहीं होता दोनों इलेक्ट्रॉन का, इसको ऐसे आना पड़ता, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो यहाँ भी पी होता तो दोनों आपस में समपार्श्व अतिव्यापन कर लेते। ये तो एस है, इसलिए इसको अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर आना जरूरी था। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए और ये बन गया आणविक कक्षक। दोनों के बीच एक सिग्मा बंध बन गया। ऐसा एग्जाम्पल बताओ रहे, जैसे HF है, जैसे HCl है, इनके बीच क्या बन रहा है? सिग्मा। तो कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? इसका S भाग ले रहा है और इसका P भाग ले रहा है, sp अतिव्यापन हो रहा है। अब देखो यहां अंतरानाभिकीय अक्ष मैंने pz ले लिया। अगर मैं S के साथ, इसी S के साथ अगर ऐसा काम में लेता, मान लो px काम में लेता या मान लो और py काम में लेता, तो क्या बताओ इनके बीच अतिव्यापन होता है क्या? नहीं होता भैया। अरे यार ये तो लंबवत है और ये अक्ष पर है, इनका मिलान कभी नहीं होता। इसका भी मिलान इसके साथ नहीं होता और इसका भी इसके साथ अतिव्यापन है, कभी नहीं होता। तो बताओ जब अंतरानाभिकीय अक्ष आप pz काम में ले रहे हो तो क्या spy और spx के बीच अतिव्यापन हो सकता है कि नहीं? यहाँ s का तो इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिक के ठीक ऊपर है और px और py का तो लंबवत है, वो तो ठीक नाभिकीय अक्ष पर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनों का मिलान होगा कैसे? ऐसा अतिव्यापन कभी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा अतिव्यापन कभी नहीं होता। हाँ, अंतरानाभिकीय अक्ष pz है तो pz तो नाभिकीय अक्ष के ठीक है ऊपर है, उसके अनुदिश ही है। ये है अतिव्यापन। देखो HCl में इसका S और इसका P, ये देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, ये रहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त, दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सा अतिव्यापन होगा रे? sp अतिव्यापन, sp अतिव्यापन होगा। रटना नहीं है भैया आपको किसी को भी।
हाँ अगला, पहला था एस एस, दूसरा एस पी। इनका नाम पड़ता है बंध निर्माण में भाग लेने वाले कक्षक कौन कौन से हैं, कौन कौन सा बंध बन रहा है। अब है पीपी अति व्यापन। अब ये दो प्रकार का हो सकता है ना, एक तो पीपी अक्ष के अनुदिश मिल जाए और एक पीपी समपार्श्व के अनुदिश मिल जाए, बस ये दो प्रकार का होता है पीपी समाक्षी अतिव्यापन। देखना F2Cl2 में देखो, एफ एफ के बीच भी सिग्मा बंद, Cl Cl के बीच भी सिग्मा बंद। यहाँ F का टोपी 5, F का टोपी 5, ये PX है, ये PY है, ये PZ है, ये PZ है। PZ PZ के बीच क्या हुआ, पीपी अतिव्यापन हुआ। कहाँ हुआ, एक ही अंतरानाभि की एक्स जेड एक्स एक ही अक्ष के अनुदिश हो गया, तो क्या बन गया, सिग्मा बन गया, क्योंकि समाक्षी अतिव्यापन में बनता भी क्या है, सिग्मा बंध बनता है। लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पीपी संपार्श्व अतिव्यापन सदैव ही क्या बनेगा, पाई बंद बनेगा, सदैव पाई बंद बनेगा। देखो रे, N2 और O2 की कहानी यहां समझ में आएगी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिग्मा तो एक ही होता है, लेकिन दो क्या होते हैं रे, पाई। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा तो केवल एक ही होता है, पाई भी क्या होता है, एक। ये बनते कैसे हैं, ये जिसको समझ में आ गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, नाइट्रोजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p3, इसका भी 2p3, इसको भरो px py pz, px py pz। अब ये pz pz तो अंतरानाभि की x के अनुदिश क्या बना लेंगे रे, अरे pz pz के बीच तो समाक्षीय अतिव्यापन होगा, ये सिग्मा बंध बना लेंगे। अब इस px px के बीच में क्या होगा, संपार्श्व है, तो एक पाई बंध बनेगा, ये संपार्श्व है। और पी पाई के बीच भी क्या बनेगा, पाई बंध बनेगा, एक पाई यहां और एक पाई यहां। अब देख लो तुम, मतलब पीजेड के बीच तो समाक्षीय अतिव्यापन हुआ, लेकिन पीएक्स के बीच और पीवाई के बीच कौन सा अतिव्यापन होगा, संपार्श्व अतिव्यापन होगा। तो क्या बन गया रे, बताओ क्या बन गया, यहां तो संपार्श्व अतिव्यापन और एक हो रहा है समाक्षीय अतिव्यापन। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन में 2p4 2p4 कोई 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। ये मान लो ये क्या है, px, ये py, ये pz था, ये px और ये py। इसको एक बार बना लेता हूं, जैसे px py pz, px py pz। ये pz वाला तो क्या बना लेगा, समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा, और ये py वाला क्या बना लेगा, संपार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध। ऐसे देखो, ऐसे जैसे ये px है, ये py है, ये px है, ये py है, ये दोनों तो ऐसे मिलेंगी, लेकिन ये दोनों यहां मिलेंगे यहां। अब देखो, एक जगह तो समाक्षीय अतिव्यापन हो रहा है, वहां तो सिग्मा बन जाएगा, और इनके बीच क्या बन जाएगा, पाई बंध बन जाएगा। ये pz है, तो pz के बीच तो क्या हुआ, समाक्षीय अतिव्यापन। और ये मान लो py है, तो py के बीच क्या हो जाएगा, संपार्श्व अतिव्यापन। अब समझ में आया ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कैसे बंध बनते हैं। दोबारा देखो, तीनों के तीनों खाली पड़े हैं, pz वाले तो आपस में समाक्षीय अतिव्यापन करके एक सिग्मा बना लेंगे, px और py दोनों के आपस में अतिव्यापन करके क्या बना लेंगे, संपार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बना लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहां समझ में आता है समाक्षीय और संपार्श्व अतिव्यापन। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ो, यहां एक बार उस नाइट्रोजन वाला मैं दोबारा समझा देता हूं। pz, इसका भी pz, py py,
ये मान लो पी एक्स पी एक्स। आप अंतरानाभि की एक्स कोई सा भी लो, हाँ, पी एक्स पी एक्स। क्या हो रहा है इसमें? हाँ, अब देखो, देख तुम, पहले तो अंतरानाभि की एक्स को आपने जेड एक्स माना है, तो ये तो जेड एक्स है, तो यहाँ तो बन जाएगा सिग्मा। ये पी वाई है, इनके बीच होगा समपार्श्ववर्ती व्यापन, ये बनाएगा पाई। और ये पी एक्स अपना यहाँ मान लो इसको, ये पी एक्स और ये रहा पी एक्स। एक बार इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, ये लो, ये इसका भाई ये है पी वाई, ये इसका भाई पी वाई, इनके बीच होगा समपार्श्ववर्ती व्यापन, तो ये बनेगा पाई। ये पी एक्स और ये रहा पी एक्स, इनके बीच भी समपार्श्ववर्ती व्यापन होगा तो बनेगा पाई, और यहाँ बन गया सिग्मा। एक बार दोबारा सीख लो, तीन कक्षक है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब मैं इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बना दिया मैंने ये, क्योंकि अपने को अंतरानाभि की एक्स तो क्या मानना है, जेड एक्स मानना है। अगर ये पी जेड होगा तो यहां तो समाक्षीय होगा, और ये दोनों के दोनों बन रहे हैं समपार्श्ववर्ती व्यापन से। अब समझ में आया ना, ये समपार्श्ववर्ती व्यापन से। एक बार पीछे दोबारा देख लो, ये देख लो, पी जेड के बीच तो सिग्मा ही बना था, लेकिन पी एक्स और पी वाई के बीच पाई बना था। इस चीज को समझाने के लिए यहां समझाया है, और इसको अच्छे से समझ लेना। आप पढ़ो, देखिए, यदि अंतरानाभि की एक्स जेड एक्स है, और ज्यादातर देगा भी यही, अगर अंतरानाभि की एक्स जेड एक्स है, हाँ, तो निम्न अतिव्यापनों में से कौन सा बंद बनेगा? बंद बताओ, अतिव्यापन का प्रकार भी बताओ और बंद भी बताओ। बताओ रे, एस अतिव्यापन में सदैव ही कौन सा अतिव्यापन है? समाक्षीय। सदैव ही बनेगा क्या? सिग्मा बंद बनेगा। अगला, एस पी एक्स अतिव्यापन और एस पी वाई अतिव्यापन। आप मान रहे हो अंतरानाभि की एक्स तो जेड एक्स, और आप कह रहे हो या तो पी एक्स लो या पी वाई लो। यहां अतिव्यापन कभी नहीं हो सकता, यहां अतिव्यापन होगा ही नहीं। अगर आप अंतरानाभि की एक्स बोल रहे हो जेड एक्स, क्वेश्चन में बोला है आपने, और ऐसे अगर पीजेड काम में लेते हो तो यहां अतिव्यापन होगा, और कौन सा बंद बनेगा? सिग्मा बंद बनेगा। पी एक्स के बीच आपने अंतरानाभि की एक्स बोल रखी है जेड एक्स, ये लो जेड एक्स, ये लंबवत होता है पी एक्स और चाहे पी वाई हो। अब बताओ रे, इनके बीच कौन सा अतिव्यापन होगा? समपार्श्व, पाईबंद बनेगा। लंबवत वाले कक्षक तो हमेशा समपार्श्व अतिव्यापन करते हैं, यहां होगा समपार्श्व अतिव्यापन, और इस समपार्श्व अतिव्यापन से बनेगा पाईबंद। अगला, पी वाई वही बात, अंतरानाभि की एक्स तो क्या लेनी है? जेड एक्स, ये तो जेड एक्स है। चाहे पी वाई हो और चाहे पी एक्स हो, दोनों ही क्या होते हैं? लंबवत। लंबवत, इनके बीच क्या होगा रे? समपार्श्व अतिव्यापन, और कौन सा बंद बनेगा? पाई बंद बनेगा। अब देखो अतिव्यापन किसको पहचानना आ रहा है, पी जेड यही अंतरानाभि की एक्स जेड एक्स, और अगर पी जेड है तो वो तो इसके अनुदिश ही होंगे। ये लो, कौन सा अतिव्यापन हुआ रहा है? समाक्षीय, और क्या बना? सिग्मा बंद, समाक्षीय अतिव्यापन हुआ।
अगला पी एक्स पी वाई के बीच यहां कोई अतिव्यापन, देखिए ये अंतरानाभिक एक्स जेड एक्स है, ऐसे नहीं है, एक पी एक्स है और दूसरा पी वाई है, इनके बीच का भी अतिव्यापन नहीं होता और यहां भी कोई अतिव्यापन है नहीं होता, समान कक्षकों के बीच होता है। अगला पढ़ो, देखिए पी एक्स पी जेड के बीच भी कोई अतिव्यापन है नहीं होता। अगला पढ़ो, अगर दो परमाणुओं के बीच एकल बंध है तो वो सदैव सिग्मा बंध होता है। पहले बनता ही कौन सा बंध है? सिग्मा बंध। अगर दो परमाणुओं के बीच एकल बंध है तो वो सदैव सिग्मा है। अगर एक से ज्यादा बंध है तो सिग्मा तो केवल एक ही होगा, बाकी सारे बंध क्या होते हैं? पाई। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिग्मा तो एक ही है, बाकी दोनों क्या है? पाई। सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य किस पर निर्भर करती है? देखो, आपस में अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों के बीच आकर्षण जितना ज्यादा होगा, सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगा, बंध उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करती है। कक्षकों के बीच अतिव्यापन की मात्रा जितनी ज्यादा, बंध सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा। तो सहसंयोजक बंध की सामर्थ्य निर्भर करती है अतिव्यापन की मात्रा पे। अब अतिव्यापन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? देखो, देखिए, अतिव्यापन की मात्रा निर्भर करती है दिशात्मक गुण तो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ये क्या होते हैं दिशात्मक गुण? एस कक्षक गोलाकार है, वो किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है, तो वह अदिशात्मक होता है। लेकिन पी कक्षक क्या होते हैं? दिशात्मक। तो दिशात्मक गुण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, आकार छोटे से छोटा, छोटे छोटे परमाणुओं के कक्षकों के बीच आकर्षण ज्यादा होता है, प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होने चाहिए, तो विद्युत तीव्रता भी में अंतर भी ज्यादा होना चाहिए। एस कक्षक अदिशात्मक होते हैं, जबकि पी कक्षक क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं। पी कक्षक में फिक्स होता है कि अतिव्यापन समाक्षीय करना है या संपार्श्व करना है। संकृत कक्षक दिशात्मक होते हैं तथा ये असंकृत कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक होते हैं। जैसे आपको बोले कि एस ज्यादा दिशात्मक है या एस पी, ये तो असंकृत है, ये तो संकरण में भी भाग ही नहीं लिया, तो ये असंकृत है। जबकि एस पी क्या है? संकृत है, ये संकरण में भाग ले रहा है। एस पी संकरण होता है ना, हाँ, और यहाँ पी आने से यहाँ दिशात्मक गुण भी ज्यादा आ गए। दोबारा समझो, अतिव्यापन की मात्रा दिशात्मक गुण का मतलब है पी कक्षक सदैव दिशात्मक होते हैं और एस कक्षक क्या होते हैं? अदिशात्मक होते हैं। अब संकृत कक्षक ज्यादा दिशात्मक होते हैं क्योंकि उसमें पी आ गया, एस पी आ गया, तो पी आने पे संकृत कक्षक ज्यादा दिशात्मक होते हैं। अगला, सिग्मा बंध सदैव पाई बंध से क्या होता है रे? परबल होता है। ये बातें, इनमें अंतर देखो, सिग्मा और पाई में अंतर क्या होता है? सिग्मा बंध अभी आगे आएगा, सिग्मा बंध सदैव ही पाई बंध से क्या होता है? परबल। कह रहा है निम्न बंध सामर्थ्य का क्रम बताओ। देखिए, सबसे पहले एस एस के बीच अतिव्यापन हो तो एस क्या होते हैं? अदिशात्मक अदिशात्मक। एस और पी के बीच एस अदिशात्मक पी दिशात्मक, पी पी के बीच दोनों ही दिशात्मक, और पी पी संपार्श्व भी हो सकता है। इन तीनों के बीच तो समाक्षीय अतिव्यापन हुआ है और समाक्षीय अतिव्यापन में सदैव सिग्मा बंध बनता है और सिग्मा बंध पाई बंध से सदैव ही क्या होता है? परबल होता है। अब पीपी संपार्श्व तो सबसे पीछे आएगा क्योंकि पाई बंध सिग्मा बंध से सदैव ही क्या होता है? दुर्बल। सबसे आगे आया पीपी संपाक्षीय, फिर आया एसपी, फिर एसएस वाला, और पीपी संपार्श्व वाला सबसे पीछे आया क्योंकि यहाँ तो बनेगा ही कौन सा? पाई बंध बनेगा। एक बार दोबारा सोचो, इसको हटना नहीं है। सिग्मा बंध पाई बंध से सदैव परबल होता है। आपको बंध सामर्थ्य का क्रम बताना है तो पहले दिशात्मक गुण देखो, लेकिन सिग्मा वाले को आगे रखो, पाई वाले को तो पीछे रखना है। यहाँ पीपी दिशात्मक गुण कितनी ज्यादा हो, यहाँ तो बनेगा ही कौन सा? पाई बंध, तो ये पीछे आएगा। अब देखना, यहाँ 1s के बीच अतिव्यापन हो रहा है, यहाँ 1s 2s के बीच, यहाँ 1s 2p के बीच, यहाँ 2s 2p के बीच, यहाँ 2p 2p के बीच। आपको एक बात बता दूं, यहाँ आकार अलग अलग है। कईयों में कोष की संख्या एक ही है, कईयों में दोनों की दो है। तो अतिव्यापन की मात्रा दिशात्मक गुणों की बजाय आकार से अधिक प्रभावित होती है। आकार मेन है अतिव्यापन में। पहले आकार देखो,
और जहां अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुओं का आकार छोटा है वहां आकर्षण ज्यादा होगा, वहां अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होगी, वहां बंध सामर्थ्य ज्यादा आएगी। आकार प्रभावी कारक होगा, चाहे दिशात्मक गुण कितनी ज्यादा हो। पहले आकार देखो, अगर आकार ही छोटा है ना तो वहां अतिव्यापन बहुत ज्यादा होगा। सबसे पहले आकार सबसे छोटा है 1s 1s में। अब 1s 2p भी है, 1s 2s भी है, लेकिन p में दिशात्मक गुण ज्यादा है, इसलिए यहाँ अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होगी। तो 2p वाला आगे आएगा, 2s वाला पीछे आएगा। अब 2p 2p भी है, 2s 2p भी है, आकार तो समान है, यहाँ भी कोस दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, लेकिन p वाले में दिशात्मक गुण ज्यादा और s वाले में दिशात्मक गुण कम। ऐसे सबसे पीछे कौन आया? 2s 2s। सबसे पहले आकार देखो, आकार सबसे आकार छोटा वो सबसे आगे, फिर देखो दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण तो देखना ही है, लेकिन सबसे पहले आकार तो देख लो आप। आकार अगर छोटा है तो वहां अतिव्यापन सबसे ज्यादा होगा। फिर देखो दिशात्मक गुण, p वाला आगे s वाला पीछे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लिख भी लेना जेठ 2021। अगर रासायनिक बंध से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अब देखो 1s 2s है, ये 1s 3s से आगे क्यों आया? यहाँ आकार बड़ा है। 2p 3p 2s 3s से आगे क्यों आया? आकार दोनों जगह सेम है। अब कौन आ गया? यहाँ है दिशात्मक गुण, यहाँ दिशात्मक गुण ज्यादा है। अब देखो यहाँ तो एस एस दोनों ही अदिशात्मक, यहाँ एस और पी दोनों एक दिशात्मक एक अदिशात्मक, और एक एस पी आ गया। एस पी क्या है रे? संकरित कक्षक है, और संकरित कक्षक तो सदैव ही क्या होते हैं? दिशात्मक। इधर से इधर जाने पर दिशात्मक गुण लगातार बढ़ रहे हैं तो बंध सामर्थ्य भी बढ़ेगी, क्योंकि संकरित कक्षक में दिशात्मक गुण असंकरित की तुलना में क्या होते हैं? ज्यादा। एस कक्षक अदिशात्मक, पी कक्षक दिशात्मक। संकरित कक्षक असंकरित कक्षकों की तुलना में ज्यादा दिशात्मक। ये तो संकरण में भाग लिया ही नहीं, ये संकरण में भाग ले लिया। देखो देखो अगला। अब देखना यहाँ एक एस एक एस पी भाग ले, एस के साथ एस पी टू भाग ले, एस के साथ एस पी थ्री भाग ले। अब बताना रहे, यहाँ इस क्वेश्चन को हल करना है प्रतिशत एस लक्षण के आधार पे। अब तुम कहोगे तुम्हारा दिशात्मक गुण काम में क्यों नहीं आया? सभी दिशात्मक गुण तो सभी क्या है? सभी आपस में दिशात्मक ही है, क्योंकि यहाँ भी संकरित कक्षक है, यहाँ भी संकरित है, यहाँ भी संकरित है, तो यहाँ दिशात्मक गुण तो समान है। दिशात्मक गुण तो कोई मुद्दा ही नहीं है, दिशात्मक गुण समान है, हर जगह संकरित कक्षक है तो दिशात्मक गुण तो समान है। अब देखना पड़ेगा अपने को प्रतिशत एस लक्षण। जहां प्रतिशत एस लक्षण कम है वहां अतिव्यापन भी कम, तो बंध सामर्थ्य भी कम। यहाँ सबसे ज्यादा बंध सामर्थ्य आएगी एस एस पी में, फिर एस पी टू में, फिर एस पी थ्री। कई रटन तो ऐसे दिमाग लगाएंगे जहां पी ज्यादा वहां दिशात्मक गुण भी ज्यादा। अगर संकरित कोई बन गया ना तो वो दिशात्मक ही है, ये भी दिशात्मक ही है, और ये भी क्या है? दिशात्मक ही है। तो दिशात्मक गुण तो सेम हो गया। अब देखो प्रतिशत एस लक्षण, जहां ज्यादा वहां आकर्षण ज्यादा, विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा, तो बंध सामर्थ्य ज्यादा। एक तरफ है सिग्मा बंध, एक तरफ है पाई बंध। अब तो बस पूरा अतिव्यापन हो गया, कोई रटने की कोई बात ही नहीं है। सिग्मा बंध बनेगा समाक्षी अतिव्यापन से, पाई बंध बनेगा संपार्श्व अतिव्यापन से। सिग्मा बंध परबल बंध है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ठीक नाभिकीय अक्ष के ऊपर होता है, यहाँ ऊपर नीचे होता है। अकेले का अस्तित्व, हाँ सिग्मा बंध अकेला भी रहता है, लेकिन पाई बंध तो बनता ही कब है? जब पहले सिग्मा बने, बाद में पाई बंध बनता है। पाई बंध अकेला कभी नहीं होता। सिग्मा बंध में तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, पाई बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, इसीलिए तो पाई बंध आसानी से टूट जाता है। एल्किन एल्काइन कार्बोनिल यौगिक होते हैं, इनमें पाई बंध होता है, तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि पाई बंध क्या होता है? कमजोर बंध होता है, वो टूट के उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं।
इसीलिए तो वो योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन स्नेही हो चाहे नाभिक स्नेही योगात्मक हो, क्योंकि पाइबंध क्या होता है, कमजोर बंध होता है। पैरा संकरित व असंकरित दोनों कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। अभी बन रहा था ना, एस और एस पी दोनों के अतिव्यापन से बनता है। ये सामान्यतः असंकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। आज पढ़ा था ना, पी एक्स के बीच, पी वाई के बीच, तो यहाँ असंकरित कक्षक भाग लेते हैं, यहाँ पर संकरित और असंकरित दोनों भाग लेते हैं। अगला, हाँ याद करो, मैंने बताया था सरूपण समायोता। अगर केवल सिग्मा बंध हो कार्बन कार्बन के बीच तो वहां मुक्त घूर्णन होता है, तो सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन होता है। पाई बंध में या ज्यामितीय समायोता, याद करो, ज्यामितीय समायोता में पाई बंध होता था तो वहां मुक्त घूर्णन नहीं होता था, वहां प्रतिबंधित घूर्णन होता था, रुकावट होती थी घूर्णन में। तो सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन होता है, पाई बंध में प्रतिबंधित घूर्णन होता है। और एक बात और याद करो, सिग्मा बंध अनुनाद में भाग नहीं लेता, पाई बंध अनुनाद में भाग लेता है। अनुनाद की स्थितियां मैंने बताई थी, पाई 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 लोन पेयर पाई, पाई नेगेटिव आवेश, पाई पॉजिटिव आवेश, पाई मुक्त मूलक, पाई लोन पेयर। तो पाई बंध अनुनाद में भाग लेता है, सिग्मा बंध अनुनाद में भाग नहीं लेता। चलो भाई, अगली क्लास में पढ़ेंगे संकरण। आज हमने अतिव्यापन को खत्म किया, बहुत इजी है। पहले आकार देखना है, आकार, फिर दिशात्मक गुण देखना है, दिशात्मक गुण समान हो जाए तो फिर अपने को आकार ही देखना है, प्रतिशत एस लक्षण देखने हैं। तो भैया ये आज का अपना चैप्टर था, समाक्षीय अतिव्यापन, संपार्श्व अतिव्यापन, एस 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 पी पी पी, ये अतिव्यापन पढ़े हमने। बस कुछ नहीं सोचना, सिग्मा बंध प्रबल, पाई बंध कमजोर होता है, सिग्मा बंध उच्च ऊर्जा युक्त, पाई बंध कम ऊर्जा युक्त होता है। चलो भाई लिखो आज की क्लास का, तो लिख लो आप फटाफट। चलो भाई लिख लो फटाफट।